निकाय के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। सीएम योगी आज दोपहर तक जाएंगे गोरखपुर। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे रानीडीहा स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचालन करते हुए दिखाई देंगे और निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। एक एक करके जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मंडल की 28 में से 27 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा और आज शाम 5:30 बजे गोरखपुर क्लब जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महापौर और वार्ड पार्षदों को लेकर बैठक करेंगे। तमाम ये कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित पूर्वांचल में किस तरह से फतह करनी है, खासतौर पर आज उसके ऊपर फोकस रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। और तमाम जिलों के कार्यकर्ता को सीधे संवाद के जरिए जीत का मूल मंत्र देते हुए दिखाई देंगे। और इस बैठक के कई मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं निकाय का रण इस वक्त सेट हो चुका है और तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर अब हलचल कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर बैठक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। जिलेवार तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे और मंडल की 28 में से 27 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसको लेकर आगे भी किस तरह से यही समीकरण रहे, इससे बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करे, इसका मंत्र भी देते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज है। निकाय के रण में सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह से बूथ स्तर पर मजबूती पार्टी को दिलानी है ताकि निकाय का रास्ता बीजेपी साफ कर पाए। सीएम योगी आज करेंगे बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बैठक से कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे के करीब रानीडीहा स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर मूल मंत्र भी देंगे। कार्यकर्ताओं में नई उमंग का संचालन करेंगे। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव का एक और जहां रण सेट हो चुका है और कहीं ना कहीं अब सभी राजनीतिक दल अब तैयारियां कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं लीडरशिप इसके लिए ली है, कहीं ना कहीं नेतृत्व सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और आज गोरखपुर का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे सीएम योगी का आज भले ही गोरखपुर दौरा हो, आपने कहा पूर्वांचल पर फोकस है, पूर्वांचल पर नहीं, सीएम योगी का पूरे उत्तर प्रदेश पर फोकस है और उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों की जो सीटें हैं वहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। पहली उनकी शुरुआत गोरखपुर से है। गोरखपुर गृह जनपद है, गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर के महंत हैं और एक लंबे समय से गोरखपुर के सांसद रहे हैं। लिहाजा गोरखपुर के आसपास जो जिले हैं, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, इन सारे जिलों में योगी जी का अच्छा खासा प्रभाव है। लिहाजा चूंकि संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन इन जिलों को कभी भी योगी जी ने, जब वो मुख्यमंत्री हैं आज और जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी यहाँ के कार्यकर्ताओं का सीधा जुड़ाव योगी आदित्यनाथ के साथ होता था। और आज जब वो गोरखपुर पहुँचे हैं तो इन जिलों के तमाम कार्यकर्ताओं से बारी बारी उनका मिलने का प्रोग्राम है, इन जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रोग्राम है और उनका फोकस होगा कि किस तरीके से जो इन आसपास के जिले हैं, उन आसपास के जिलों की जो सीटें हैं, चाहे वो नगर पंचायत हुई, नगर पालिका हुई या फिर नगर निगम, इन सीटों पे बीजेपी का परचम लहरा सके। लिहाजा इसी के लिए ये बैठक आज बुलाई गई है और इस बैठक में आज की इस बैठक के चक्कर में जो तमाम उनके पहले के कार्यक्रम जैसे होते थे, जनता दर्शन और तमाम लोगों के मिलने जुलने के, उन सब चीज़ों को हटाया गया। सीएम योगी का फोकस पूरे निकाय चुनाव में है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से ये अपने चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे। हालांकि एक व्यवस्था बनाई है, संगठन को जिम्मेदारी दी गई है,
सरकार में हर एक मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को 2-2 जनपदों की जिम्मेदारी दी है। एक वो जिस जिले से वो आते हैं और एक दूसरे जिले का उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है। और ये भी पहले से निर्धारित किया गया है कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर वो जहां कहेंगे वहां सीएम योगी के रोड शो भी कराए जाएंगे, वहां उनकी रैलियां भी होंगी। तो फिलहाल कहीं भी कोई कोर कसर बीजेपी या सीएम योगी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वैसे जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पिछले 15 सालों से जो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव हुए हैं उन निकाय चुनाव में हमेशा बीजेपी का परचम बुलंद रहा है। और ऐसे में अब इस समय चूंकि सूबे में बीजेपी की सरकार है, सीएम योगी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अपेक्षाएं और भी हैं, पार्टी को भी है, जनता को भी है और पार्टी के नेताओं को भी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। और निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव मोड में हैं। वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत रही है। बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तमाम पहले चरण का नामांकन भी हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, निकाय चुनाव की अब एक तरीके से कार्य शंखनाद कर दिया गया है पहले चरण का। उत्तर प्रदेश बीजेपी में माना जा रहा है कि जिससे कि टिकट को लेके हुआ है और पहले चरण की जो शुरुआत है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिर से कमान संभालते हैं, सहारनपुर से शुरुआत करेंगे। क्या रणनीति पूरी उत्तर प्रदेश में लेगा? देखिए, आप लोग इस बात को एक देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी चिंतन मंथन के बाद जिस तरीके से खाटी कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए उन्हें टिकट देने का काम किया है, इसका स्वागत पूरे प्रदेश में हुआ है। और उसका परिणत ये है कि आज जो विभिन्न दल जो दम भर रहे थे कि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उनकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। आप प्रदेश भर में वातावरण इस तरह का बन रहा है कि हमारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत हासिल करेंगे, चाहे हमारे मेयर के प्रत्याशी हों, चाहे नगर पालिकाओं के प्रत्याशी हों या नगर पंचायतों के प्रत्याशी हों, चाहे वो चेयरमैन और मेयर के हों अथवा पार्षद और सभासदों के हों। बिल्कुल जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कमल खिलाने का काम करेगी। संपूर्ण कमल खिलाने की आप लोग की है नगर निगम की 17 सीटों पे। पर एक तरफ देखेंगे कहीं ना कहीं जिस तरह समाजवादी पार्टी है उसने भी जातिगत समीकरण के साथ खेला। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव में प्रचार करने को नहीं निकलेंगी, पर माना जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती देखी जा रही हैं। 60% के आसपास उन्होंने जो कैंडिडेट अपने मुस्लिम उतारे। तो क्या जो आप लोग विकास की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पहले माना जाता था कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए विकास अब की बार भारी पड़ेगा कि फिर से वोट बैंक पे असर पड़ेगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की मूल जो धारणा है उसको आगे बढ़ाने का काम हमने इस चुनाव में भी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था को लेकर के, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने को लेकर के या विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जो किया है हमारे डबल इंजन की सरकार ने, उसी का परिणाम है कि प्रदेश की जनता का विश्वास पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और उसी का निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छा आएगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय मोदी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में वो पूरा होगा। इसलिए सारे लोग इसी मिशन को लेकर के अपना पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हों, सहकारिता के चुनाव हों, स्थायी निकाय के चुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, शहरी सरकार के चुनाव हों या आने वाला 2024 का चुनाव हो या वर्तमान में जो शहरी सरकारों का चुनाव हो, सारे चुनाव में चाहे जो दल दो चिल्लाते रहे, इकट्ठे होकर चिल्लाएं या अलग अलग चिल्लाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारे लोगों का, बहुमत के लोगों का जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयवीर सिंह जी, बताया थे कि 80 में से 80 संपूर्ण कमल खिलाने की तैयारी है और वो खिला के रहेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, यूपी प्लस योगी उपयोगी है। और जयवीर सिंह का मंत्रालय संस्कृति और पर्यटन पूरा योगदान दे रहा है, टॉप 5 में था और टॉप 1 करके दिखाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला, तीनों शूटर्स की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई और सीजेएम कोर्ट ने शूटर्स की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों आरोपियों को मिली है 4 दिन की रिमांड। तीनों आरोपियों की 4 दिन की रिमांड दी गई है और 7 दिनों की मांगी गई थी रिमांड।
7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड पर मंजूरी दी गई है। तीनों शूटर्स से पुलिस गहन पूछताछ करेगी और कई ऐसे खुलासे हैं जो कि होने अभी बाकी हैं, कई ऐसे राज हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, देखिए अब 4 दिन की रिमांड मिल गई है, क्या कुछ खुलासे आगे संभावना जताई कि हो सकते हैं? देखिए, तीनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट प्रयागराज में आज सुबह पेश किया गया था, जहां प्रतापगढ़ से तीनों आरोपियों को लेने के लिए सुबह ही प्रयागराज पुलिस जो है प्रतापगढ़ पहुंची थी। 7 बजे प्रयागराज पुलिस प्रतापगढ़ जेल से तीनों आरोपियों को लेकर निकली थी और करीब 9 बजे तीनों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट प्रयागराज में पेश किया गया था। 7 दिनों की रिमांड अर्जी डाली गई थी, जिसमें 4 दिनों की रिमांड अर्जी सीजेएम कोर्ट ने मंजूर की है। हालांकि इस समय अगर हम तीनों आरोपियों की बात करें तो मैं जिस जगह मौजूद हूँ, रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर तीनों आरोपियों को रखा गया है और एहतियात के तौर पर गेट बंद किया गया है। पुलिसकर्मियों की गाड़ियों के अलावा और किसी की गाड़ियों को अंदर और जाने की आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया अतीक अशरफ हत्याकांड का यह मामला। तीनों शूटर्स की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। और हमारे साथ नीलेश लगातार बने हुए हैं। नीलेश, अपनी बात रखिए। रिजर्व पुलिस लाइन प्रयागराज के गेट के बाहर मौजूद हूं, जहां तीनों आरोपियों को रखा गया है। कहीं ना कहीं कुछ देर बाद तीनों आरोपियों का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो मंजूर हुई है। उसके बाद तीनों से, चाहे वो एसआईटी की टीम हो, एसटीएफ की टीम हो, प्रयागराज पुलिस की टीम हो, अलग अलग पूछताछ करेंगी। उसके अलावा एसआईटी जिस तरीके से लगातार बयान दर्ज करा रही है पुलिसकर्मियों के, जो उस समय सुरक्षा व्यवस्था में अतीक और अशरफ में सुरक्षा के लिए तैनात थे, कॉलविन के परिसर के अंदर जिस तरीके से हत्या हुई, वहाँ पर भी सीन रिक्रिएट किया जाएगा और पूछा जाएगा इन तीनों आरोपियों से कि इनके पास जो विदेशी पिस्टलें थी वो मुहैया कराने वाले लोग कौन थे, कहाँ से इनको विदेशी पिस्टलें मिली थी, किस तरीके से इन्होंने गोली चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली और कब से इनके पास ये पिस्टलें मौजूद थीं और कब से ये योजना बना रहे थे कि अतीक और अशरफ को मौका देखकर मौत के घाट उतारा जाए। तो ये तमाम सवाल हैं जो एसआईटी और एसटीएफ और यूपी। नीलेश, इसके साथ साथ जो आरोपी है इन सभी का भी मेडिकल किया जाएगा, जिसके लिए लेकर निकली है टीम। क्या कुछ जानकारी से जुड़े आपके पास? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों आरोपी अभी रिजर्व पुलिस लाइन प्रयागराज के अंदर ही मौजूद हैं और अभी मेडिकल के लिए तीनों आरोपियों को नहीं निकाला गया है। तीनों आरोपी रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तीनों को मौजूद किया रखा गया है। और तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों के चेहरे पर काला जो है काले कपड़े से उनका मुंह ढका गया है ताकि पहचान ना हो सके। तो ऐसे में कुछ ही देर बाद या कहा जा सकता है कि मौका रहते ही पुलिस जो है तीनों आरोपियों को गुपचुप तरीके से मेडिकल कराने के लिए ले जाएगी ताकि मीडिया को इसकी जानकारी ना हो। जब मीडिया को जानकारी होती है तो जाहिर सी बात है अस्पताल के बाहर भारी संख्या में लोग जुट सकते हैं। जिस तरीके से इनपुट आ रहे हैं कि इनके ऊपर भी हमला हो सकता है, तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि ये एक प्रिजन वैन अंदर से निकली है। इसी तरीके की वैन में उन तीनों आरोपियों को अंदर ले जाया गया था और उसमें भारी संख्या में पुलिस के जो जवान थे अंदर मौजूद थे। हालांकि ये खाली वैन है, ऐसी ही वैन में तीनों आरोपियों को लाया गया था। उसके अलावा जब मेडिकल के लिए इनको ले जाया जाएगा तो सुरक्षा में चूक ना हो, उसको लेकर भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, महिला पुलिसकर्मियों को भी सिविल ड्रेस में तैनात किया गया है। विशेष नज़र रखी जा रही है जब अस्पताल में उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि अतीक और अशरफ को भी मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की बीच में अतीक और अशरफ के ऊपर कई राउंड फायर होता है, जिसमें 8 गोलियां अतीक को लगती हैं, 6 गोलियां अशरफ को लगती हैं और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं वो सीन दोबारा से ना दोहराया जाए, इनके ऊपर भी कोई वैसी वारदात ना कर सके, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। खासतौर पर कालविन अस्पताल के परिसर की अगर हम बात करें तो एसआईटी किसी भी टाइम वहाँ पर जाँच करने के लिए पहुँच सकती है, पड़ताल करने के पहुँच सकती है। उसके अलावा सीन को रिक्रिएट कराया जा सकता है। तो ठीक है नीलेश, आप बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर बता दें, अतीक अशरफ के हत्याकांड का मामला, कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। धूमनगंज और शाहगंज थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। धूमनगंज और शाहगंज थाने पर ये पुलिसकर्मी तैनात थे जिन पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर
अतीक अशरफ हत्याकांड मामले को लेकर इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अभी तक ये जानकारी आ पाई है। बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से मिल पाई है। धूमनगंज और शाहगंज थाने पर ये पुलिसकर्मी तैनात थे जिन पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। दोहरा हत्याकांड जो हुआ था उस के ऊपर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की गई है। कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार सस्पेंशन की तलवार पहले से ही लटक रही थी और अभी ये बड़ी खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं धूमनगंज और शाहगंज थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश लगातार बने हुए। नीलेश, क्या कुछ पुष्टि हो पाई है कि ये पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पुलिस सूत्रों की माने तो धूमनगंज थाने पर और शाहगंज थाने पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक और अशरफ को पुलिस अभिरक्षा के बीच में मारा गया था, उसको देखते हुए जो पुलिसकर्मी वहां पर थे जिनकी लापरवाही अभी तक सामने आई है, कहीं ना कहीं उनको सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, लेकिन पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों थानों के कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस के अधिकारी कब तक ऑफिशियल इस पूरे मामले पर जारी करते हैं कि किस तरीके से इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, आखिर क्या वजह रही, क्या लापरवाही इनकी रही है जिसकी वजह से इनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। क्योंकि बिल्कुल नीलेश, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखा गया था कि इस दोहरे हत्याकांड में यूपी पुलिस को चुनौती दी गई थी सीधे तौर पर, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में ये माफिया अतीक अहमद और अशरफ थे, तो उसी दौरान ये हादसा होता है, यह घटनाक्रम हो जाती है, जिसकी वजह से यूपी पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हुए थे। देखिए, बिल्कुल अगर पुलिस अभिरक्षा के बीच में इतने बड़े माफिया को कोई 3 शूटर्स आते हैं और एकाएक फायर करते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने लाजमी है। क्योंकि जब हमने देखा था कि साबरमती जेल से अतीक को उत्तर प्रदेश के नैनी जेल लाया जा रहा था, उस समय किस तरीके से स्कॉट करके गाड़ियां चलाई जा रही थी, कहीं पर कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन जब प्रयागराज में अतीक को लाया जाता है, 4 दिन की रिमांड मंजूर की जाती है, उस दौरान पूछताछ होती है और कई जगहों पर ले जाया जाता है, चाहे वो असलहों की बरामदगी को लेकर रहा हो या फिर कोर्ट परिसर ले जाने का मामला रहा हो, जहां पर अतीक को गालियां दी जाती हैं, पानी की बोतलें फेंकी जाती हैं। उसके बावजूद अगर अस्पताल में मेडिकल कराने के दौरान पुलिस लापरवाही ना बरतती तो कहीं ना कहीं इस बड़ी घटना को जिस तरीके से 3 शूटरों ने अंजाम दिया उसको रोका जा सकता था। इसमें कहा जा सकता है कि पुलिस के इंटेलिजेंस का भी फेलियर रहा है और लोकल इंटेलिजेंस का भी फेलियर रहा है कि इस तरीके से अगर कोई रेकी कर रहा है तो जिम्मेदारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की भी बनती है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने के लिए जो 3 शूटर हैं अलग अलग जनपदों से आते हैं, हाईटेक पिस्तलें होती हैं, सेमी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश। कुछ ही मिनटों में। और बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने माफिया अतीक और अशरफ पर बयान दिया। हाफिज नूर अहमद ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों को डराया जा रहा है, एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हाफिज नूर अहमद ने बयान में कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या में हुकूमत की साजिश ने मरवाया है। को टारगेट किया जाए, ठीक है, अतीक अहमद क्रिमिनल था, अतीक अशरफ क्रिमिनल था, वो एक बार का सांसद भी था और 5 बार का एमएलए था, उसका भाई भी एमएलए रह चुका था। अगर कोई मामला था, जब हमें अदालत पर भरोसा है, नंबर 1 तो अदालत ने आजीवन कारावास पहले ही दे रखी उस एक मामले में, तो उस पर उसको ये खौफ कौन सा था कि योगी आदित्यनाथ जी को अपराधियों से उसे मरवाना पड़ा। जिन लोगों ने मारा है वो उनकी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस के बीच में आकर के मारे, यहाँ करके वो मारने वाले लोग अपराधी थे और अपराधियों ने मारा, हुकूमत की साजिश से मारा, हुकूमत ने मरवाया। और यही एक अन्याय हुआ है उसके बेटे के साथ। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन से ये कहा मिट्टी में मिला देंगे, उन्होंने मिट्टी में मिलाया किसे मालूम आपको? उन्होंने देश के कानून को, देश के संविधान को मिट्टी में मिलाया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।